तुम लोग मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हारे खेत, जमीन सब कुछ मेरे नाम हो चुके हैं। ये देखो कागज, तुम ही सबने अंगूठा लगाया इस पे। अरे सरपंच जी, हम आपको भगवान समझते थे हाँ? और आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। चंद पैसों के बदले हमारे सारे खेत और हमारी सारी जमीन हड़प ली आपने। छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा मोहन अपनी पत्नी सुगंधा और अपनी 19 साल की बेटी ललिता के साथ रहता था। वो गांव काफी हरा भरा था और गांव के बीच से होकर एक नदी गुजरती थी। एक रोज उसकी बेटी खुशी खुशी स्कूल से वापस आई। माँ, पिताजी, मैं इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ। अरे वाह बेटी, लेकिन इसमें इतना चौंकने वाली बात नहीं है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू अव्वल दर्जे से पास होगी। चलो बेटी, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई खत्म। इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ। तुम्हारे पापा ने आज ढेर सारी लकड़ियाँ बेची है, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि तुम पूरे स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास होने वाली हो। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मेरी पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आप जानती हो ना, मेरा बचपन से ये सपना है कि मैं बड़ी होकर एक कलेक्टर बनूं। आप दोनों भी तो मेरी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। ललिता बेटी, बचपन में तो हर किसी के माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बन जाएं। पर मैं गरीब लकड़हारा हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने तेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है कि तुझे पढ़ा लिखा कर हम कलेक्टर बना सके। उस गांव में मुनीम बहुत ही चतुर था। दूसरों की बातें सुनना उसकी आदत थी। इस वक्त ललिता और मोहन की बातें सुनकर अपने मन में सोच रहा था। इसका मतलब मनोहर की बेटी कलेक्टर बनना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो मेरा और सरपंच जी का क्या होगा? इतना सोचकर मुनीम वहाँ से चला गया। सुगंधा, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। वहीं से बाजार चला जाऊंगा। तुम दोनों एक बार खेतों की तरफ नजर डाल लेना। पापा, खेतों की फिक्र आप मत करो। माँ घर का काम करेंगी और मैं खेत संभालूंगी। वैसे भी मेरी पढ़ाई तो अब खत्म हो चुकी है। ठीक है बेटी। इतना बोलकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा और चलते हुए मन में सोचने लगा। मेरी गरीबी ने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया। जब वो छोटी थी तो मेरा भी यही सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। पर मैं शायद भूल गया था कि गरीबों के साथ कोई चमत्कार नहीं होते। अब तो बस पैसे इकट्ठा करके अपनी बेटी की शादी कर दूं, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। यही सब सोचते सोचते मोहन जंगल पहुंचा और लकड़ी काटने लगा। वही दूसरी तरफ ललिता अपने खेत के किनारे बैठी अपने आप से बात कर रही थी। मैं कलेक्टर तो बनना चाहती हूँ, लेकिन पिताजी से ज्यादा जिद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने जिद की तो मेरे लिए वो कुछ भी कर जाएंगे और मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। वैसे भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया है। जल्दी जल्दी खोदो। उस नदी का पानी सीधा इस खेत में आना चाहिए। अरे काहे फिक्र करते हैं मुनीब जी, आज रात नदी का पानी सीधा इन खेतों में आ जाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर ललिता अपने मन में सोचने लगी। इस बार बारिश तो टाइम पर हुई थी, फिर मुनीम नदी से पानी क्यों छोड़ रहे हैं खेतों में? खैर, मुझे क्या लेना देना। खैर, धीरे धीरे शाम हो गई। ललिता अपने घर चली गई। उधर मुनीम भागता हुआ सरपंच की हवेली पहुंचा। क्या हुआ मुनीब,
नदी का बांध गजोदर के खेतों की तरफ खोल दिया है ना? अरे चिंता मत करो सरपंच जी, रात भर में पानी से उसका पूरा खेत भर जाएगा। रात भर नदी का पानी उस गांव में रहने वाले गरीब किसान गजोदर के खेतों में जाता रहा। सुबह जब गजोदर अपने खेतों की तरफ गया तो देखा उसका पूरा खेत पानी से भर चुका था। उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थी। वो सिर पकड़कर रोने लगा। हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? ये नदी का पानी मेरे खेतों की तरफ कैसे आने लगा? मेरी साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को कैसे पालूंगा? सरपंच जी के पास जाता हूं। गजोदर तुरंत वहाँ से उठकर सरपंच के घर की तरफ भागने लगा। अपने खेतों में ललिता भी मौजूद थी, जो ये सब देख रही थी। इसका मतलब सरपंच ने जानबूझकर नदी का पानी गजोदर चाचा के खेतों में छोड़ दिया था ताकि उनकी फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन सरपंच ने ऐसा क्यों किया? पता लगाना होगा। ललिता भी चुपके सरपंच की हवेली पहुंच गई और छुपकर सारी बातें सुनने लगी। गजोदर सीधा सरपंच के पैरों में गिर पड़ा। सरपंच जी, पता नहीं खेतों में पानी कैसे भर गया, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अरे फिक्र क्यों करते हो गजोदर? यह पूरा गांव मेरा परिवार है। तुम सबकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे खेत में जितना नुकसान हुआ है उतना पैसा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही गजोदर का चेहरा खुशी से खिल उठा, लेकिन ललिता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सरपंच जितना अच्छा बनने का नाटक करता है उतना अच्छा शक्ल से तो लगता नहीं है। मुनीब जी, गजोदर जी को पैसे लाकर दे दो और वो कागज भी ले आना। ठीक है सरपंच जी। थोड़ी देर में सरपंच कुछ पैसे लेकर आया और गजोदर को दे दिए। उसके हाथ में एक कागज भी था। गजोदर, इन कागजों पे अंगूठा लगा दो। वैसे मुझे अपने गांव वालों पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी एक सबूत तो रहना चाहिए ना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। अरे हाँ, सरपंच जी क्यों नहीं, आप तो हमारे अन्नदाता हो। बिना मांगे आपने मुझे पैसे दिए। आप तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो। गजोदर ने तुरंत उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया और पैसे लेकर वहाँ से चला गया। ललिता भी चुपचाप वहाँ से निकल आई और मन ही मन सोचने लगी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सरपंच इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता कि बिना मांगे गजोदर काका को पैसे दे दिए, और इसने काका की फसल भी तो खुद ही नष्ट करवाई थी। ये सब आखिर हो क्या रहा है? ऐसे ही कुछ दिनों बाद उसी गांव में रहने वाले एक गरीब किसान रामोत्तार की बेटी की शादी तय हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के कार्ड भी बढ़ गए थे, लेकिन शादी की एक रात पहले मुनीम लड़के के पिता से जाकर मिला। देखो भाई, तुम अपने बेटे की जिससे शादी तय कर रहे हो, उस लड़की का बाप बहुत धनवान है। उसके पास बहुत खेती है। वो जानबूझकर गरीब बनने का नाटक कर रहा है ताकि आप लोग उससे दहेज ना मांगे। अरे कम से कम 1 लाख दहेज मांगना उससे। अच्छा हुआ आपने बता दिया मुनीब जी। ये लोग गरीब बनकर हम जैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं। अभी जाकर दहेज की मांग करता हूँ। इस बार फिर से ललिता ने मुनीम के सारे कारनामे देख लिए थे। ये इस गांव में आखिर चल क्या रहा है? मैं भले ही कलेक्टर नहीं बनी हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कलेक्टर वाला ही चलता है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। लड़की के पिता ने रामोत्तार से दहेज की मांग कर दी। भाई साहब, अरे इतने सारे पैसे का इंतजाम मैं कैसे करूंगा? बड़ी मुश्किल से तो मैंने अपनी बेटी की शादी करने का सोचा है। ठीक है, अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो सकता तो ये शादी तोड़ दो।
नहीं नहीं भाई साहब, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। रामोत्तार तुरंत भागता हुआ सरपंच के पास गया और अपनी सारी समस्या बता दी। ये तो लड़के के बाप ने बहुत गलत किया, लेकिन अगर शादी टूट गई तो तुम्हारी बेटी की बदनामी हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। सरपंच ने उसे पैसे भी दे दिए और कागज पर अंगूठा लगवा लिया। इस बार फिर से ललिता ने सब कुछ देख लिया। सरपंच तो बड़ा चालाक है, खुद ही लड़की के बाप को भड़काया और खुद ही मदद कर रहा है। लेकिन ये सब आखिर कर क्यों रहा है? इस तरह सरपंच जानबूझकर लोगों की जिंदगी में समस्या पैदा करता था और फिर उनकी मदद करने के बहाने उन्हें पैसे देता था और कागज पर अंगूठा लगवा लेता था। इस तरह एक एक करके लगभग उसने सबकी मदद के बदले उन कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था। कुछ महीनों बाद जब गांव वाले अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी वहां पर मुनीम सरपंच जी के साथ पहुंच गया। तुम लोग मेरे खेतों में क्या कर रहे हो? तुम्हारे खेत, जमीन सब कुछ मेरे नाम हो चुके हैं। ये देखो कागज, तुम ही सबने अंगूठा लगाया इस पे। ये सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। ललिता भी ये सब देख रही थी। अरे सरपंच जी, हम आपको भगवान समझते थे हाँ? और आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। चंद पैसों के बदले हमारे सारे खेत और हमारी सारी जमीन हड़प ली आपने। चुपचाप हमारे खेतों से निकलो। हाँ, तुम जैसे अनपढ़ गवारों के साथ यही होना चाहिए। कानूनी रूप से ये सारी जमीनें अब सरपंच जी की हो गई हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया कि सरपंच क्या खेल खेल रहा था। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब तो मुझे किसी भी कीमत पर कलेक्टर बनना ही होगा और इस सरपंच से बदला लेना होगा। अब ललिता की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाती थी और बाजार में बेचने भी जाती थी। फिर कुछ पैसे इकट्ठा करके उसने एक सेकंड हैंड मोबाइल खरीद लिया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, माँ, पिताजी, अगर आप लोग मेरा साथ दे तो मैं कलेक्टर जरूर बन जाऊंगी। अरे वो कैसे बेटी, हमें बताओ, हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं देंगे? पिताजी, मैंने इंटरनेट पर लकड़ी की मूर्तियाँ, लकड़ी की कुर्सियाँ और लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी का मेज और सारे फर्नीचर बनाना सीख लिया है और मैं आपको भी सिखा दूंगी। बेटी, अगर ऐसा हो गया तो पहले से 10 गुना ज्यादा कमाई होने लगेंगी और इससे हम तुम्हें आगे भी बढ़ा पाएंगे। ललिता की बात सुनकर दोनों राजी हो गए। ललिता ने भी इंटरनेट की मदद से लकड़ी की एक प्यारी सी मूर्ति बनाकर अपने माता पिता को दिखाई। वो लकड़ी की मूर्ति बहुत शानदार थी। उसने अपने पिताजी को फर्नीचर भी बनाना सिखाने दिया और कुछ ही दिनों में वे दोनों सीख भी गए। बेटी, आज तुमने मुझे एक नई कलाकारी सिखा दी। अब कल से हम लोग फर्नीचर का काम डालेंगे। मोहन जो भी लकड़ी काट के जंगल से लाता था, उन लकड़ियों से पहले दोनों बाप बेटी मिलकर फर्नीचर बनाते थे, फिर जाकर बाजार में बेचते थे। अब वो पहले से कहीं गुना ज्यादा पैसे कमाने लगे। ललिता भी कलेक्टर की तैयारी करने लगी। नदी पार करके वो पढ़ाई करने जाती थी। ये सब एक रोज मुनीम ने देख लिया और सरपंच को जाकर बता दिया। हमने पूरा गांव तो लूट लिया, लेकिन ये 2 कौड़ी का लकड़हारा अभी तक मुझसे बचा हुआ है। आज रात जाकर उसके खेत में पानी छोड़ दो। सरपंच और मुनीम से हुई सारी बातें ललिता को पता चल जाती है। तू गांव वालों को मूर्ख बना सकता है सरपंच, मुझे नहीं। मैं भी देखती हूँ तू मेरे खेतों में पानी कैसे भरता है। रात के अंधेरे में मुनीम कुछ मजदूरों को लेकर गया
और नदी का पानी मोहन के खेतों की तरफ छोड़ दिया। सारा पानी उसके खेतों में आने भी लगा था। लेकिन सुबह जब मुनीम उसके खेतों के पास आया तो मोहन खेतों में बिल्कुल भी पानी नहीं था। तभी वहाँ पर ललिता आ गई। क्या हुआ मुनीम जी, दुखी हो गए क्या? यही सोच रहे हो ना कि मेरे खेतों में पानी क्यों नहीं भरा? क्योंकि मैंने अपने खेतों के दूसरी तरफ से एक सुरंग बना दी थी। इधर से नदी का पानी मेरे खेतों में आता जरूर है, पर दूसरी तरफ से निकल भी जाता है। वो देखिए। नहीं 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 बेटी, मैंने तो इसलिए पानी छोड़ा था ताकि तुम्हारी फसल सूख न जाए। इतना बोलकर मुनीम सीधा सरपंच के पास पहुंचा और उसे सारी बात बता दी। उसकी बेटी बड़ी चतुर है, सुना है कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही है और नदी पार करके पढ़ाई करने जाती है। कल सुबह 4 बजे उस नाव वाले की नाव को जलाकर राख कर देना और उस नाव वाले को भी इस गांव से बेदखल कर दो। सुबह जब कॉलेज जाने के लिए ललिता नदी के किनारे पहुंची तो देखा नाव जलकर राख हो चुकी थी। नाविक भी गायब था। समझ गई, जब खेतों में पानी नहीं भर पाया तो मेरी पढ़ाई रोकने चला है ये सरपंच। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। ललिता ने अपने पिता के साथ मिलकर इंटरनेट की मदद से अपने फर्नीचर में उसमें लकड़ी की नाव बनाई और खुद ही चलाकर नदी पार करके पढ़ाई करने जाने लगी। ये सब देखकर सरपंच और मुनीफ दंग रह गए। अरे मुनीफ, क्या शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि मैं इस लड़की को मूर्ख नहीं बना पा रहा हूँ? होती है सरपंच जी, तभी तो हम इस लड़की से जीत नहीं पा रहे हैं। हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहती है। लगता है अब मुझे अपनी आखिरी चाल चलनी ही पड़ेगी। ललिता तो गई पढ़ने, अब जल्दी से उसके बाप को हमारे हवेली लेकर आओ। मुनीम ललिता के घर गया तो उसका पिता आंगन में लकड़ी के फर्नीचर बना रहा था। सुगंधा भी वही मौजूद थी। मोहन, चलो, सरपंच जी ने तुम्हें बुलाया है। मोहन मुनीम के साथ सरपंच की हवेली पहुंच गया। मोहन, तुम्हारी बेटी खुद को बहुत चतुर समझती है। उसने मेरे अहंकार को ललकारा है। मैंने पूरे गांव को लूट लिया। अब तुम भी अपना घर, अपना खेत मेरे नाम कर दो, वरना उसे उस नाव वाले ऐसे ही तुम्हारी बेटी के साथ भी करूंगा, समझे? क्या पता किसी दिन नदी पार करके वो आ रही हो पर नदी पार न कर पाए। मोहन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डर गया। सरपंच जी, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करना। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मोहन ने तुरंत उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया और रोते हुए घर वापस आया। उसने सारी बात सुगंधा को बता दी। शाम को जब उसकी बेटी ललिता अपनी झोपड़ी वापस लौटी तो देखा उसके माता पिता सारा सामान पैक करके घर के बाहर बैठे थे। पिताजी, सारा सामान लेकर यहाँ बाहर क्यों बैठे हैं आप लोग? सुगंधा ने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। ये सुनकर ललिता को बहुत गुस्सा आया। इस सरपंच के बच्चे से मैं पाई पाई का हिसाब लूंगी। नहीं बेटी, ऐसा कुछ मत करना। हम गरीब लोग हैं। ये पूरा गांव उसके नाम हो चुका है। बड़ा खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकता है। इस गांव में जो भी हो रहा है उससे मुझे ये तो समझ आ गया कि अशिक्षा ही डर पैदा करती है। चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी फैसला क्रोध में नहीं लूंगी। उसे उसकी ही चतुराई से मारूंगी और इस गांव की अशिक्षा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चलिए कहीं और रहने का इंतजाम देखते हैं। ललिता अपने माता पिता को उसी नाव में बिठाकर नदी के दूसरी तरफ ले गई और वही जंगल के अंदर एक लकड़ी की झोपड़ी बना ली। वहीं पर ललिता अपने माता पिता के साथ रहने लगी और ललिता कलेक्टर की तैयारी करने लगी। एक दिन ललिता कॉलेज में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और चिंता
साफ नजर आ रही थी। तभी उसी कॉलेज में पढ़ने वाला उसका दोस्त आदित्य वहाँ आया और ललिता से पूछा, ललिता, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? सब ठीक है ना? ललिता सिर झुकाए बैठी थी। कुछ पल बाद वो बोली, आदित्य, मैं बहुत परेशान हूँ। अब और हिम्मत नहीं बची मुझ में। क्या हुआ? साफ साफ बता, किस बात का दुख? ललिता गहरी सांस लेकर आदित्य को सारी बात बताई, जिसे सुनकर आदित्य ने कहा, तुम चिंता मत करो ललिता, तुम्हें पता है पिछले 4 साल से आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा दिमाग पुलिस से ज्यादा चोरों की तरह चलने लगा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले दिन आदित्य दुबई का शेख बनकर एक बहुत ही महंगी कार से सरपंच की हवेली पहुंचा। अल हबीबी, सुनी है मैंने, तुम इस गांव का सरपंच बोलता। मैं दुबई से आया शेख होता ना। शेख साहब, धन्यवाद हमारे जो आप हमारे गांव पधारे, और आप मुझे जानते भी हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अल हबीबी, तुम्हारा गांव बहुत हरा भरा होती, लेकिन मैं इस गांव को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती, बिल्कुल दुबई की तरह। यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होना मांगती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होना मांगती, बड़े बड़े स्कूल बनाती मैं, जिससे मेरा बिजनेस कई गुना बढ़ जाती। लेकिन इसके लिए अल हबीबी मुझे पूरे गांव की परमिशन चाहती। आप इस गांव के सरपंच होती, इस गांव के हर सदस्य से इन कागजों पर सिग्नेचर करवाती और मुझे दे देती। इसके बदले मैं तुम्हें 1 अरब रुपया देती। सरपंच तो लालची था ही। 1 अरब रुपए सुनकर उसकी हालत खराब हो गई। अरे, ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा शेख साहब। इस गांव में जितनी जमीनें हैं सब की सब मेरी हैं। लाइए अभी साइन कर देता हूँ। सरपंच ने बिना पढ़े ही उन कागजों पर साइन कर दिया। इतने में वहाँ पर ललिता अपने माता पिता और पूरे गांव के साथ आ गई। ये देखकर सरपंच और मुनीम दंग रह गए। इतने में ललिता ने सरपंच से वो सारे कागज छीन लिए और गांव वालों में बांट दिए। गांव वालों, आपकी सारी जमीनें आपको वापस मिल चुकी है। इसके साथ ही साथ इस सरपंच की हवेली और इस सरपंच के सारे खेत भी आप लोगों के नाम पर हो चुके हैं। अब इस सरपंच के पास फूटी कौड़ी नहीं बची है। ये सब क्या हो रहा है शेख साहब? ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई शेख नहीं हूं, लालची सरपंच। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। इससे पहले कि गांव वाले तुम्हें मार मार के यहां से बेदखल कर दें, अपने मुनीम को लेकर चुपचाप यहां से खसक लो। ललिता, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। और तुम अभी तक गांव वालों के साथ क्या कर रहे थे? बहुत लाड़ प्यार कर रहे थे क्या? तुम्हारी चतुराई का जवाब मैंने अपनी चतुराई से दिया है। इसमें गलत क्या है? अब जाओ, सिग्नल पर भीख मांगो तुम दोनों। अब सरपंच और मुनीम के पास कुछ बचा नहीं था और गांव वालों ने उन दोनों को गांव से बाहर भगा दिया। 1 साल के बाद ललिता और आदित्य दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटरव्यू क्रैक कर लिया और कुछ ही महीनों में ललिता कलेक्टर बन गई और आदित्य आईपीएस ऑफिसर। बेटी, आज तूने हमारा गांव और गांव वालों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हाँ बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि विश्वास में बड़ी ताकत होती है। तूने अपनी मेहनत और हौसले से खुद का तो सपना पूरा ही किया, उससे पहले अपनी चतुराई से गांव वालों को उनका हक भी दिला दिया।